फ्रिज के अंदर चावल रखकर दोबारा निकालकर गर्म करके खाना इंतहाई मुजरे से है। डॉक्टर साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही गलत और मिसलीडिंग है। पके हुए चावलों को फ्रिज में डालकर दोबारा निकाल कर रीहीट करके गर्म करके खाना बिल्कुल सेफ है। बस उसमें इतना ख्याल रखना पड़ता है कि चावल पकाने के बाद 1 घंटे तक आप उन्हें बाहर ठंडे होने के लिए छोड़ दें और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर आप उन पके हुए चावलों को दोबारा फ्रिज में 4 सेल्सियस डिग्रीज पे फ्रिज में डाल दें, जो कि आमतौर पर घर में एक फ्रिज का टेम्परेचर रखा जाता है। इसी टेम्परेचर में अगर चावल फ्रिज में पड़े रहे तो अगले 2 दिन तक वो चावल फ्रिज में सेफ रहेंगे। बस इतना ख्याल रखना पड़ता है कि उन चावलों को बार बार फ्रिज से निकालकर दोबारा फ्रिज में रखने से उनकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो डिक्रीज हो सकती है। उन चावलों को फ्रिज से निकालकर मल्टीपल टाइम्स आप रीहीट यानी कि गर्म नहीं कर सकते। मतलब कि फ्रिज से निकालकर सिर्फ एक ही बार गर्म करके चावल खाना सेफ है। उसके बाद दोबारा फिर से फ्रिज में डालकर फिर से गर्म करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पके हुए चावल अगर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिए जाएं यानी कि फ्रिज से बाहर छोड़ दिए जाएं और ज्यादा देर तक वो बाहर ही पड़े रहें तो उनके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये वाले टॉक्सिन्स दोबारा चावलों को गर्म करने पर भी खत्म नहीं होते, जिसकी वजह से चावल कंटेमिनेटेड हो जाते हैं और इन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो पके हुए चावलों को बजाय बाहर छोड़ने के फ्रिज में रखना ज्यादा सेफ होगा। चावलों पर दही डालकर खाना इंतहाई मुजरे से है। हम तो खाते ही दही के साथ मूली, खीरा, प्याज, टमाटर वगैरह, पुदीना जो हम उसमें डालते हैं, ये उसके साथ खाना बना है। और हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर काट के डालते हैं। हम रायता बना लेते हैं, ये सैलड वाला, और फिर ये मुजरे से हो गया। और हम इस रायते को, दही को चावलों के ऊपर डालकर खाते हैं सर, तो फिर क्या होगा? बीमारियां नहीं डॉक्टर साहब, फायदा ही फायदा। रायता ज्यादातर पाकिस्तान और इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन कंट्रीज की बात की जाए तो साउथ एशिया की इन कंट्रीज में गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी पड़ती है और गर्मी के इस मौसम में रायता इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इस मौसम में रायते के इस्तेमाल को रिच इन न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसका मतलब है कि रायता में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन B12 होते हैं, जो कि गर्मी के इस मौसम में बहुत मुफीद चीज है। इस मौसम में दही खाने से आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने में थोड़ी हेल्प होती है। और अगर इसमें एक्स्ट्रा चीजें डाल दी जाए जैसे क्यूकम्बर और मिंट, तो ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव चीज है। इसी के साथ साथ रायते का इस्तेमाल करना गर्मी के इस मौसम में आपको डिहाइड्रेशन से बचा सकता है। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके गट हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बस ख्याल इतना रखना पड़ता है कि जो दही रायते के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो दही फ्रेश होना चाहिए या फिर फ्रिज में स्टोर होना चाहिए, यानी कि वो दही ज्यादा देर तक बाहर गर्म टेम्परेचर में नहीं होना चाहिए। तो उसे खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग या फिर डायरिया हो सकता है, जो कि पेट में डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। और इसी के साथ साथ इस दही में कंटामिनेशन का रिस्क बढ़ जाता है, जो कि अगेन फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर साहब के मुताबिक रायता खाना बहुत ही डेंजरस है। ये डॉक्टर कम और कहानियां बनाने वाले बाबा जी मुझे ज्यादा लगते हैं। अब यहाँ मजाज ये है कि आप एक दिन गए, आपने महीने की ग्रोसरी करके आ गए, ठीक है, वो स्टोर से लेके वो कहाँ रखेंगे? आपने फ्रिज में रखेंगे या कहीं वो? सर जहां भी नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको पड़ा रहने दे। डॉक्टर साहब यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, आप अगर किसी किस्म का मीट खरीदने जाते हो, चिकन हो गया या फिर बीफ हो गया या फिर ग्राउंड मीट हो गया, उसके लिए अगर आप एक बुचर के पास जाते हो तो अगर आपको लगे कि वो मीट फ्रेश है और वो सबसे ज्यादा सेफ है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अगर वो मीट पूरा दिन बाहर पड़ा रहे तो उस मीट के ऊपर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। और मीट को अगर हाथ के हाथ फौरन फ्रिज के अंदर रख दिया जाए तो उस मीट को मल्टीप्लाई होने वाले बैक्टीरिया से बचाया जा सकता है। जैसे अब अगर आप एक सुपरमार्केट में मीट खरीदने जाते हो तो चिकन या फिर ग्राउंड मीट की एक्सपायरी डेट तकरीबन आपको 2 दिन की मिलेगी और बीफ की तकरीबन 4 से 5 दिन, क्योंकि इस मीट को फ्रिज के अंदर स्टोर करके बचा लिया जाता है। और अगर इस मीट को ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करना हो तो इसे फ्रीज करके बचा लिया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब के मुताबिक फ्रिज के अंदर ये मीट सेफ नहीं है, इसे बाहर ही रहना चाहिए। यहाँ डॉक्टर साहब ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि इस मीट के ऊपर जितनी स्पीड से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं ये इंतहाई खतरनाक चीज है। अच्छा, जब फ्रिज नहीं होती थी तो नहीं भाई, हमारे घर में माएँ क्या करती थी? हाँ, वो गर्म पड़ोले से होते थे। वो होता था एक बर्तन, कोई भी टूटा हुआ कोई भी ऐसा बर्तन, उसके अंदर पानी डाल के और दूध वाला बर्तन उसके अंदर रख दिया जाता था और वो पड़ा रहता था। डॉक्टर साहब की फ्रिज के साथ तो कोई जाती दुश्मनी है। जहां बात रही दूध की, अगर रॉ मिल्क बिल्कुल ताजा दूध सील करके फ्रिज के नॉर्मल टेम्परेचर में रख दिया जाए तो ये दूध 1 हफ्ते तक सेफ रहेगा। और अगर इसी दूध को खोलकर फ्रिज में रखा जाए फिर भी ये दूध 3 दिन तक सर्वाइव करेगा। और अगर फ्रिज का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से गिराकर ज्यादा ठंडा कर दिया जाए तो ये सेम दूध 2 हफ्ते तक सेफ रहता है। और अगर इसी फ्रेश दूध को आप फ्रिज से बाहर रख दो तो ये दूध चंद घंटों में ही खराब होना शुरू हो जाएगा। आप ज्यादा देर तक बचा नहीं पाओगे। खवातीन घर में खुशहाली ला सकती हैं, वो भाई फ्रिज बंद कर दो, ठीक है, बिल कम करो, अपना मुल्क के ऊपर जो एनर्जी या इसका लोड है वो कम करो, इंडस्ट्री चलने दो और आपका बिल कम होगा। फ्रिज को लेकर डॉक्टर साहब की अप्रोच बहुत ही कंजर्वेटिव है। इनके अपने घर में हो सकता है 2 से 3 फ्रिजें पड़ी हों, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोगों के घरों की फ्रिज बंद करवाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब अगर कह रहे हैं कि बिजली का बिल फ्रिज की वजह से ज्यादा आता है तो आप अपनी फ्रिज को सिर्फ एक 100 वॉट के एक बल्ब के साथ कंपेयर करके देख लें। नॉर्मल छोटे घरों में जो आम सी फ्रिज रखी होती है वो 100 वॉट या फिर 150 वॉट्स तक भी हो सकती है। तो 100 वॉट का सिर्फ एक बल्ब और 100 वॉट की एक फ्रिज दोनों एक जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर आपके घर में 2-3 बल्ब लगे हुए हैं तो इस फ्रिज से ज्यादा आपके बल्ब 2
से 3 गुना ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। फ्रिज में जो चीजें आप रख रहे हैं वो आप ताजा आटा गूंदो, ताजा पकाओ। जब हम आप सिर्फ आटा गूंद के 2 घंटे फ्रिज में रख दें और 2 घंटे के बाद आप 1 चम्मच आटा ले लें फ्रिज वाला और उसको किसी भी स्कूल में किसी भी लेबोरेटरी में चले जाएं, उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे सिर्फ जस्ट आप व्यू करें, आपको ऐसे कीड़े और ऐसी चीजें नजर आएंगी कि आप घर फोन पे कहेंगे कि भाई आटा कोई ना पकाना, इसको जाया कर। ये इंतहाई गलत मालूमात है। डॉक्टर साहब आटे में यहाँ जिन कीड़ों की बात कर रहे हैं वो बैक्टीरियाज हैं। फ्रिज वाला आटा और फ्रिज से बाहर रखा हुआ आटा दोनों में बैक्टीरियाज होते हैं। फ्रिज से लिए गए आटे को माइक्रोस्कोप में देखने पर उतने ज्यादा बैक्टीरियाज नजर नहीं आएंगे जितने बैक्टीरियाज फ्रिज से बाहर पड़े हुए आटे में नजर आएंगे। रोटी के लिए तैयार किया गया गूंदा हुआ आटा अगर गर्मी के मौसम में फ्रिज से बाहर पड़ा रहे तो वो कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है। अगर उसे फ्रिज में ना रखा जाए तो फ्रिज से बाहर पड़े हुए आटे पर बैक्टीरियाज बड़ी स्पीड से रैपिडली मल्टीप्लाई होने लगते हैं। आटे में मल्टीपल किस्म के बैक्टीरियाज आते हैं। कुछ बैक्टीरियाज आटे में पहले से ही मौजूद होते हैं, कुछ आपके हाथों से आते हैं अगर हाथों को अच्छे से वॉश ना किया जाए तो, और कुछ बैक्टीरियाज आटे में पहले से ही मौजूद होते हैं और बाकी के पानी में भी मौजूद होते हैं। एक बैक्टीरिया जो आटे में कॉमनली मौजूद होता है वह है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB, जो हमारे लिए रिस्की नहीं है, हार्मफुल नहीं है, जिसका नुकसान नहीं होता। दूसरे हैं स्पॉइलेज बैक्टीरियाज और ये हार्मफुल होते हैं, आपको बीमार भी कर सकते हैं। ये आटे पे तब आते हैं जब गर्मी के मौसम में आटा कम से कम 2 से 3 घंटे तक फ्रिज से बाहर पड़ा रहे। तीसरा है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इंतहाई खतरनाक होते हैं। अगर आटे में ये बैक्टीरिया मौजूद हो तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है और शायद इससे भी बढ़कर कुछ खतरनाक भी हो सकता है। इन सब से बचने के लिए गूंदे हुए आटे को आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो उसे अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख देना सेफ होगा। इस तरह करने पर अगर वो आटा फ्रिज में 2 दिन तक भी पड़ा रहे तो वो फ्रेश और सेफ रहेगा। हो सके तो आटे पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें जिसकी वजह से वो आटा तीसरे दिन तक भी चल सकता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह रहमान वल हब्बु जुल अस्फ़ वर रिहान फबय्यना रब्बिकुम ज़बान, सूरह रहमान की 11 और 12 नंबर आयत है। क्या कि वल हब्बु और भूसे वाला अनाज जिसमें भूसा हो, तो हमारे तो सफेद आटा आ रहा है उसमें भूसा ही कोई नहीं है। चाइना चक्कियां आ गई उसके अंदर भूसा कोई नहीं है, छान जिसको कहते हैं वो निकल ही नहीं रहा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुरान कहता है कि भूसे वाला आटा खाओ और सूरह रहमान से 2 आयतें लेकर ये उनका गलत तर्जुमा कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब के मुताबिक सूरह रहमान की 11वीं और 12वीं आयत को देखते हैं, लेकिन हम 10वीं आयत से स्टार्ट करेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से जान सके कि किस चीज पर बात हो रही है। रहमान की 10वीं आयत, और उसी ने खलकत यानी कि मखलूक के लिए जमीन बिछाई। आयत नंबर 11 और 12 जिसकी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। 11 नंबर में लिखा हुआ है कि इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं। आयत नंबर 12, और अनाज है जिसके साथ भूसा होता है और खुशबूदार फूल हैं। यानी कि कुरान इस दुनिया में सारी मखलूक के लिए जो नेमतें हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि भूसे वाला आटा खाओ, भूसा मत निकालो, बल्कि कुरान कह रहा है कि तमाम मखलूकात के लिए इस तरह की नेमतें और अनाज मौजूद है। चलिए इस बात के साथ एग्री करता हूँ कि भूसे वाले आटे की रोटी खाना बहुत सारे लोगों के लिए मुफीद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं भी है जिनका हाजमा कमजोर होता है। तो उन लोगों के लिए सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए ताकि वो सही से डाइजेस्ट हो सके आटे में से भूसा निकालना पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1500 साल पहले जौ की रोटी, जौ का दलिया सबसे ज्यादा तनावल फरमाया। गंदम की रोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार बहुत थोड़ी रेयर कहीं नजर आती है उनकी पूरी जिंदगी में। अच्छा, मैदे की बनी हुई कोई चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी चखी भी नहीं है। डॉक्टर साहब आराम से यहाँ बैठे प्रिटेंड कर रहे हैं कि 1400 साल पहले क्या हो रहा था, आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो क्या खा रहे थे और वो क्या नहीं खाते थे, ये सब जानते हैं। हैरत की बात है। मैदे की पूड़ियां, मैदे की बिस्किट, बेकरी आइटम ऑल था। बैनन एक मुल्क है जिसमें बड़ी स्पीडली हार्ट अटैक आना शुरू हो गया था और वो परेशान हो गए थे। बहुत सारे मुल्कों से डॉक्टर बड़ा कुछ उन्होंने बुलाया, दवाइयां मंगवाई, नहीं संभल पा रहे थे। जितनी देर पॉडकास्ट करती होगी ना इतनी देर में कहीं 3, 4, 5 लोग बैठे होते थे, 1, 2 को हार्ट अटैक आ चुका होता था। इतना स्पीडली वो एक वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज जहां सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं उनमें बेनिन कंट्री का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन इनके मुताबिक यहाँ बैठे बैठे जैसे ये बात कर रहे हैं हर 4-5 लोगों में से 1-2 को हार्ट अटैक हो रहा है। बेनिन की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 15 मिलियन के आसपास है। चले हम 14 मिलियन कह लेते हैं। कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ डॉक्टर साहब के बैठे बैठे बात करते हुए इनके मुताबिक कितने लोगों को अब तक हार्ट अटैक हो चुका है। इनके मुताबिक अगर 5 लोगों में से 2 लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है तो 14 मिलियन यानी कि 1,40,00,000 लोगों में से 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को 1 घंटे के अंदर अंदर हार्ट अटैक हो चुका है। और हैरानी की बात यह है कि इतने केसेस होने के बावजूद भी ये दुनिया में किसी भी मीडिया के ऊपर हेडलाइन है ही नहीं, ना ही बेनिन का टॉप 10 कंट्रीज में से कहीं पर भी नामो निशान मौजूद है। अब इसी हिसाब से तो बेनिन को टॉप 10 कंट्रीज में से सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए था, लेकिन इसका तो टॉप 10 कंट्रीज में भी नामो निशान तक नहीं है। थिंक टैंक बैठे, उन्होंने उनको कहा जरा गौर करें क्या बात है। गौर हुआ तो पता चला कि मैदा, उन्होंने कहा जी मैदा लोगों को मना नहीं करें। उन्होंने कहा जी फैक्ट्रियां बंद करवा दें, जहां जहां मैदे से कोई चीज बनती है वो बंद करा दो। बेनिन में कभी कोई मैदे या ब्रेड बनाने वाली किसी फैक्ट्री को हार्ट अटैक्स की वजह से कभी भी बंद नहीं किया गया। ओके, वो सारी बंद हो गई कि जनाब बेनिन में ऐसे था और उसके बाद मैदे की तमाम चीजें बंद हो गई।